हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? चलो ठीक है। तो हम लोगों ने अपना इंडिया सेवन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शुरू किया हुआ है। और हम लोगों ने इसके सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए हैं। एक बार मैं फटाफट आपको सारा रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। और इसी क्लास में हम लोग अपना इंडिया सेवन कंप्लीट कर जाएंगे। हो जाएगा बिल्कुल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, सब चीज़ देख लेते हैं कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट सर हम लोगों ने AS3 पढ़ के आया है। हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको सब कुछ पता है। अच्छा, तुम्हें पता है सब कुछ? ठीक है, चलो बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट वो होता है जहाँ पे सर केवल कैश से रिलेटेड और कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे हम सब रिकॉर्ड करेंगे। नॉन कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हो गया, सेल ऑफ एसेट्स हो गया। तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं जाएगी। यहाँ तक कि बोनस इशू भी मैंने बताया था, वो भी यहाँ पे नहीं जाएगी। ठीक है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं जाएगा। ठीक है। या इस ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि कैश कहाँ से जनरेट हो रहा है और कैश कहाँ यूज हो रहा है। क्या हमारी फर्म की इतनी इतनी एबिलिटी है कि नहीं है कि अपने लोन या जो भी इसने लाइबिलिटी होगी उसको वो रीपे कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि कैश जो होता है वो क्लियर पिक्चर होता है ना, कि पैसा कहाँ से कमाया जा रहा है, एक्चुअल मनी मनी मुद्रा रोकड़ा कहाँ से कमाया जा रहा है और कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है। और इस सबसे बड़ी बात इसमें ये था कि हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विद द डिफरेंट एंटिटी फॉर द सेम पीरियड। सर पीएनएल तो है ही, उसको कंपेयर कर ले। देखो बच्चों, पीएनएल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सब लोग अपने अपनी जजमेंट के हिसाब से करता है, अपने अपने अकॉर्डिंग जो है रूल्स फॉलो करता है। हाँ, लेकिन कैश में तो एक ही रूल है, जो कैश में होगा केवल वही जाएगा, जो बैंक मतलब कैश एंड बैंक में जो जाएगा केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो, यानी कि कंपैरिजन में इजी होगा। ठीक है। दो तीन तरीके का होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग को दो तरीके से बनाया जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। बाकी को तो डायरेक्ट ही तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। ओके। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी, ये तीनों लेंगे तो हमारा नेट कैश फ्लो आएगा। इसमें ओपनिंग जोड़ेंगे तो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा। और ये आपका पता होता है कि आंसर होता है, क्योंकि क्लोजिंग इतना सब जोड़ने के बाद आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस ही आना चाहिए। ओके सर। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सबसे सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि हिस्टोरिकल चेंजेस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पता चलता है कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ गवा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। आपकी एबिलिटी है कि नहीं है टू पे डेप्ट एंड अदर ऑब्लिगेशन वगैरह। टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ द कैश जनरेशन, मतलब आपको ट्रेंड पता चलेगा कि आपको किस महीने में आपकी कैश जनरेशन होती है, किस महीने आपका मंदा रहता है। ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट से ट्रेंड आपको पता चलेगा। क्लियर पिक्चर आपको कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, एबिलिटी टू मैनेज कैश, कैश मैनेज हो रहा है सही से कि नहीं हो रहा है। ठीक है। एसेस एंड कंपेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल बजटिंग होता है, जब सेम बिजनेस अगर आप कर रहे हो, ठीक है, उसी में आप कोई नई प्लांट लगा रहे हो, जो प्लांट आपके पास है पहले से, आप उसी की एक और प्लांट लगाना चाह रहे हो, तो आप इससे क्या कर सकते हो? आप कैश फ्लो सोच सकते हो ना कि अगर यार आज अगर वो मशीन मेरे को 50 लाख की पड़ रही है तो उससे मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा। हाँ, वो कैसे पता चलेगा? जब आप सेम बिजनेस किए रहोगे, सेम सेम प्रोजेक्ट का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये पता चलेगा। ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द डिफरेंट एंटिटी, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो, कंपैरिजन इजी हो जाएगा। स्कोप क्या है कि इंटीग्रल पार्ट है, जिस पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उस पीरियड के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ही बनेगा। जैसे क्वार्टरली हो गया, ईयरली होगा, जैसे जैसे चाहे स्मॉल हो, बिग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस हो, सबको कैश चाहिए। बिना पैसा के बाबू भाई कुछ नहीं होता। ठीक है। तो वो सब बनाते हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यहाँ तक बनाते हैं, क्योंकि सर पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो वहां भी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा ना। और ब्रांच भी कहीं ना कहीं जो है कैश इंप्रूव करती, कैश खर्च करती है, बैंक खर्च करती है नई नई प्रीमाइसेस लेती है, तो वहां भी कैश एंड बैंक की जरूरत होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी होता है। ठीक है। कैश फ्लो क्लासिफिकेशन, तो सबसे मैंने आपको बताया था तीन तरीके का है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या बताता है कि भैया आज खर्च कर रहे हो, फ्यूचर में आपको रेवेन्यू मिल रही है। चलो हटाओ, ये सब नहीं सोचना है। सीधा ये देखो कि फिक्स एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे इन्वेस्टमेंट, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, इससे रिलेटेड कोई भी खर्च होगा तो वो कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सर अगर हमने कोई लैंड परचेज किया तो क्या वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी? बिल्कुल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी, क्योंकि वो कैपिटल अप्रिसिएशन तो होगा ही होगा। आपने कोई लैंड परचेज करके छोड़ दिया, जमीन परचेज करके छोड़ दिया, आज से 5 साल बाद उसकी जमीन वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, तो यार इन्वेस्टमेंट पर्पज तो इन्वेस्टमेंट होगा ही। अगर आपने कोई जमीन लिया, आप उसको कोई बनवा के आप रेंट दे रहे हो,
और मतलब रेंट पे चला रहे हो तो भाई उस पे भी आपको रेंट मिल रहा है, रेंटल एक्टिविटी, तो वो भी इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगा। सर आपने जमीन लेके होटल बनवा दिया और होटल का धंधा करने लगे, तो सर क्या रूम टैरिफ हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी? नहीं। अगर वो आपका धंधा हो जाएगा तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि वो आपका धंधा हो गया गाइस। ठीक है, इधर देखो, वो आपका धंधा हो गया, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वो होगी जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो फिक्स एसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। ठीक है, ओके। तो ये सारे एग्जांपल ही मैंने आपको बताया थे। ठीक है, ओके। इसमें सबसे मेन एग्जांपल था डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव। अगर डिविडेंड इंटरेस्ट तुम्हें रिसीव हो रहा है, इसका मतलब तुमने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, उस पर तुम्हें मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगर यही डिविडेंड इंटरेस्ट आप देते, तो डिविडेंड आप कब दोगे? जब आपने शेयर से पैसा लिया होगा। तो ये इक्विटी की बात आ गई, फंड की बात आ गई ना, आपने पैसा लिया है तो आप डिविडेंड दे रहे हो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो इसका मतलब लोन लिया होगा, तो फंड से रिलेटेड, इक्विटी से रिलेटेड, फंड्स के बारे में बात आ गई, तो भाई वो हो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रेंटल रिसीव हो रहा है, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्सेस, कैपिटल गेन टैक्सेस से रिलेटेड होता है। तुम बताओ मुझे भाई, तुम खुद बताओ ना, मैं क्यों बताऊं? भाई जब आपने सेल किया तभी तो कैपिटल गेन होगा। अब सेल किया तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गई। कोई जमीन या कोई प्लांट मशीनरी या कुछ भी आपने बेचा जिसपे आपको कैपिटल गेन लग रहा है, ठीक। कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन याद है ना? हाँ, इनकम टैक्स पढ़ाऊं क्या? नहीं ना? ठीक है, अभी जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तो उस पे रिलेटेड टैक्स भी कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा। अगर कोई नॉन कैश मोड से कुछ खरीदा वरीदा गया तो वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या जाता है? शेयर कैपिटल और लोन से रिलेटेड जितने भी सारी चीजें होंगी वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होंगी। जैसे इशू, जैसे प्रीमियम ऑन इशू, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो गया, सारी चीजें जितने भी शेयर से रिलेटेड होगा, जितने भी लोन से रिलेटेड होगा, कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। यहाँ तक कि सीडीटी अगर पे किया है तो भी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सर, धंधा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब धंधा, धंधे से कमाई गई सारी इनकम कहाँ आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। सर नगद खरीदा, नगद बेचा। सर क्रेडिट में अगर खरीदा तो सर नहीं जाएगा यहाँ। कैश एंड बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आएगी। सर हमने कैश उठा के बैंक में जमा कर दिया तो क्या ये आएगा? हाँ बताओ। आदि मानव, एक यूनिट। सर आदि मानव मतलब एक यूनिट हो गया, कैश एंड बैंक तो दोनों एक ही चीजें हो गई ना। तो ये सर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे कैश एंड बैंक को इफेक्ट नहीं करेगा, दोनों तो एक ही यूनिट मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। जो एक्टिविटी ना तो फाइनेंस एक्टिविटी है ना तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, वो कहाँ आ जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी। सेल एंड परचेज ऑफ गुड, रेंटिंग ऑफ सर्विसेज, एक्सपेंसेस पे, टैक्सेस पे, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, इंटरेस्ट टू सप्लायर। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्मल डिले पेमेंट की वजह से या डिलेड कलेक्शन की वजह से अगर इंटरेस्ट हो रहा है, होता है, बिल्कुल होता है, कि आपने किसी को माल बेचा, वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपने बोला 3 महीने के अंदर दे देना, नहीं तो अदरवाइज मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो ठीक है भाई, 3 महीने के बाद तुम दे रहे हो तो तुम इंटरेस्ट चार्ज करो। वो नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। दो तरीके से बनाया जा सकता है, डायरेक्ट मैटर और इनडायरेक्ट मैटर। डायरेक्ट मैटर में सीधा डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया जाता है। ठीक है, सीधा कैश परचेज, कलेक्शन फ्रॉम डेटा बेटर, एक्सपेंसेस पेड, कलेक्शन फॉर बिल्स रिसीव पेबल, इंटरेस्ट रिसीव पेड ऑन डेटर ऑन क्रेडिटर, ये सारा चीज डायरेक्ट जो भी कैश से रिलेटेड है, ठीक है, वो जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? हम लोग पैट उठाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाते हैं, फिर उसके बाद जो टैक्स की प्रोविजनिंग है वो जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंडिचर हटा देते हैं, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें करते हैं, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा। आज तो यही आपको कराना है बहुत मजे से। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो शो वेदर द मेन बिजनेस इज जनरेटिंग सफिशिएंट कैश और नॉट। सफिशिएंट कैश है कि नहीं अपने रीपेमेंट करने के लिए। रीपेमेंट इज नॉट अ वेरी मेन इशू, मतलब और भी सारी चीजों के लिए आपके पास कैश होना चाहिए यार ना। हाँ, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब अच्छी साइन है, मतलब है भैया। निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब वीक साइन है, मतलब आपके पास है नहीं। जनरली ये कब होता है? जब आपका शुरू में कोई बिजनेस स्टार्ट होती है। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रेंटल सब्सिक्वेंट सेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखो ये नॉर्मली उसमें होता है रियल एस्टेट बिजनेस में, कि लोग बनवा लेते हैं लेकिन वो बेचने का ही होता है। बस शुरू में तो कुछ समय के लिए रेंटल एक्टिविटी भी करते हैं, तो वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही मानी जाएगी, ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मान ली जाए। ओके। अरे 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 अरे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या जाता है? जैसे कैश और करंट अकाउंट, ये तो जाएगा, कैश और बैंक तो जाएगा ही। कैश इक्विवेलेंट में क्या जाएगा भैया? वो जो 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में हो, कैश में कन्वर्ट हो जाए, नोन अमाउंट में हो, इनसिग्निफिकेंट रिस्क हो, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, एकदम बहुत सिंपल सा रिस्क है। ठीक है, मतलब है ही नहीं मान लो। ठीक है, अमाउंट नोन है कि इतना पैसा हमें मिल जाएगा, हाँ, बहुत ज्यादा लिक्विड है। कैश बैंक में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब जितना पता है कि इसको बेच के इतना मिल जाएगा, इतना मिल ही जाएगा, और 3 महीने के अंदर।
फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब ऐसा नहीं कि 2 साल पहले लिया था, अब 3 महीने के अंदर जो है वो मेच्योर होने वाली है तो उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिले, नहीं, सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है। नॉर्मल बोरिंग जो होता है वो फाइनेंस एक्टिविटी में होता है, लेकिन जो ओवरड्राफ्ट मैंने बताया था सीसीओबी जो होता है वो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं। अरे यार नॉर्मल बिजनेसमैन तो सीसी लेके चलते हैं ना, बिना सीसी के काम कहाँ करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, लिमिट दे दी जाती है आपको, किसी को अगर पैसा पेमेंट करना है तो आप उस लिमिट से अपना चेक काट के दे दो भाई, आरटीजीएस नेफ्ट वगैरह जो करना है कर दो। समझ रहे हो? ओके सर। कैश फ्लो ऑन ग्रॉस बेसिस वर्सेस नेट बेसिस। नेट बेसिस मैंने आपको बताया था, नेट बेसिस अलाउड नहीं है। अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हो और कोई मशीन बेच रहे हो, दोनों साथ में कर रहे हो, तो दोनों आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा। ठीक है, लोन गिवन लोन रीपेड दोनों अलग अलग शो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह अलाउड है। जैसे एजेंट की तरह काम कर रहे हो, मतलब आपका वो काम ही नहीं है, आपने किसी से रेंट लिया ओनर के बिहाफ पे और आपने रेंट दे दिया, टेनेंट से लिया और उनको दे दिया अपना कमीशन काट के, तो केवल आप कमीशन पोर्शन का वो दिखाओगे, पूरी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप नेट कर सकते हो। और एक कंडीशन था जहाँ पे 3 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। देखो ये अलग है बच्चों, ये वाला कंडीशन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये तीनों केस में नेट अलाउड है। पहला, एजेंट की तरह काम कर रहे हो, देखो क्रक्स लिखा हुआ है ना अपने, एजेंट की तरह काम कर रहे हो। ठीक है। दूसरा दूसरा ये था ऐसी जगह जहाँ पे टर्नओवर बहुत, मतलब हाई टर्नओवर होता है, क्विक टर्नओवर होता है, तुरंत तुरंत ट्रांजेक्शन होते हैं, बड़े पैमाने पे होते हैं और शॉर्ट मैच्योरिटी के होते हैं, छोटे मैच्योरिटी, शॉर्ट मैच्योरिटी कैन बी से 3 मंथ। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल है तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई यहाँ पे ट्रांजेक्शन बार बार हो रहे हैं, इसको सेपरेट डिस्क्लोज करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा रिपोर्टिंग में दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ नेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहाँ पे वो कर सकते हैं, क्योंकि एफडी कितना, क्योंकि वो लास्ट में अपनी क्या क्लोजिंग बैलेंस ही दिखाते हैं, जैसे लोन दिया, लोन वापस हो गया तो लास्ट में कितना अमाउंट जो है लोन गिवन है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस केवल वो दिखाते हैं, उनको ग्रॉस करने की, नेट करने की जरूरत, मतलब ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है कि कितना है कितना गया। फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, अगर फ्यूचर में कोई फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, मतलब अगर आपने फॉरेन में कोई फ्यूचर रखी हुई डॉलर और वो अगर इंप्रूव हो जा रही है तो आपको उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई एक्सचेंज लॉस है तो आप उसको एलिमिनेट करोगे, और जिस दिन कन्वर्जन करोगे उस दिन का रेट लोगे, क्लोजिंग रेट नहीं लोगे। अनरियलाइज एक्सचेंज गेन एंड लॉस को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे और लास्ट में दिखाओगे, जैसे लास्ट में देखो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक जोड़ देना, इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंजेस। मेरी बात समझ रहे हो आप? हम्म। मतलब जो आपका बैलेंस बढ़ेगा जितने से, नहीं समझे तुम, देखो वो ये प्रॉफिट की बात नहीं किया, ये मैंने बात किया कि जैसे मान लो आपने $100 रखा, वो 84 के हिसाब से कितना हो गया, 8400। अब क्लोजिंग में वो हो गया 90 हो बखाना करे हो 85 के हिसाब से हो गया, तो कितना हो गया, $1 का प्रॉफिट हो गया ना, 84 से 85, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो वो लास्ट में दिखाओगे। नहीं समझे तुम्हारी बात? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे जैसे आपने जैसे आपने 84, आपने जो है, ठीक है, मान लो $10 आपने किसी बैंक में रखा था, ठीक है, 84 के हिसाब से वो कितना हो गया, 840 रुपये इंडियन रुपीज हुई। ठीक है, 1 अप्रैल को, अब 31 मार्च को वही $10 ही है, कुछ नहीं और कुछ भी नहीं, ये 85 हो गया, तो अब कितना हो गया, 850 हो गया ना। ठीक है, तो ये बस ये कह रहा है कि ये $10 जो आपको प्रॉफिट हो गया बैठे बैठाए, ये आप यहाँ पे दिखाना। ठीक है, यहाँ पे दिखाना, बस वो यही कह रहा है। कोई एक्सचेंज अगर फ्लक्चुएशन होगा तो वो हम एलिमिनेट कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर बैंकिंग एंड एनबीएफसी, इन लोग के लिए धंधा है लोन देना, तो ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मान लेंगे। ठीक है, अगर डिपॉजिट लेंगे तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि फाइनेंस एक्टिविटी मान लेना, नहीं, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो तो धंधा है यार, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके। सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, मैंने इसमें क्या बताया था बच्चों, मैंने इसमें ये बताया था कि सॉरी, इसमें ये मैंने बताया था कि अगर कोई आप होल्डिंग कंपनी हो और सब्सिडी कंपनी को एक्वायर कर लियो, ठीक है, तो एक्विजिशन के समय ही, जैसे मान लो आपने उसको 50 लाख दिया, 50 लाख में आपने उसका पूरा साम्राज्य खरीद लिया, 60%, 70%, मोर देन 50% आपने कंट्रोल ले लिया, तो भाई उसके पास जो कैश है वो तो आपके पास आ गया, मान लो 5 लाख रुपए उसके पास, आपके उसके पास कैश था, सब ले लोगे ना, तुम्हें तो मालूम ही है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर सारे जितने भी चीजें सब ले लेते हो, लाइबिलिटी भी ले लेते हो, पूरी नेटवर्क उसकी तुम्हारे पास आ जाती है। तो उसमें जो कैश होगा 5 लाख का, मान लो जैसे एग्जाम्पल कि 5 लाख रुपए कैश था और तुमने दिया है 50 लाख, तो तुमने कितना दिया, नेट 45 लाख दिया, क्यों, देखो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, तो हमें सब चीज देखना पड़ेगा। ओके। चेंजेस इन ओनरशिप इंटरेस्ट इन सब्सिडरी एंड अदर बिजनेस, मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक बार आपने अगर एक्वायर कर लिया किसी सब्सिडरी को, अगर एक बार आपने एक्वायर कर लिया, उसके बाद अगर कोई भी उसमें चेंजेस हो रहा है, उसके कैपिटल पोर्शन में, इक्विटी में कोई भी चेंजेस हो रहा है, परसेंटेज में कोई भी चेंजेस हो रहा है, तो वो इक्विटी का फॉर्म होगा, वो फाइनेंस एक्टिविटी, इक्विटी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके। अब हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे, अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको मुझे कराना है।
कराना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज तो खत्म ही करा दूंगा लगता है मुझे। जब मैं बोलता हूँ ना यार, हाँ, तब वो हो ही जाता है ना। मालूम है मालूम है। कोशिश करूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्राई टू अंडरस्टैंड बॉस। एवरीथिंग ओके। 15 मिनट में रिवाइज करा दिया तुम्हारा। अबे आवाज आ रही है ना? हाँ, कब का शूट भी कर लिया, आवाज भी नहीं आ रही। हाँ, दर्द, ये दर्द तो आपने देखा है मेरा। चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने की बारी आ गई। फैक्टरिंग जानते हो क्या होता है आप लोग? मुझे बताओ। फैक्टरिंग जानते हो क्या होता है? हम्म? फैक्टरिंग क्या होता है पता है? फैक्टरिंग, फैक्टरिंग क्या होता है? बताओ मुझे। फैक्टरिंग पता है क्या होता है? बताओ मुझे बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टरिंग? सर हमें पता है। बताओ क्या होता है, बताओ मुझे बताओ फैक्टरिंग क्या होता है। देखो फैक्टरिंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो आपने किसी को माल बेचा, कुछ भी या सर्विस दी, माल बेचा, ठीक है? तो 50 लाख का माल बेचा, क्रेडिट पे बेचा है, आपको पैसा नहीं मिला है अभी, आपने बेच दिया है, वो पैसा अभी आपको नहीं दिया है। वो झेला रहा है, ये रे सर अभी पैसा नहीं है, सर अभी हाथ थोड़ा टाइट है, पैसा नहीं है सर। वो आपको झेला रहा है, आपको झेला रहा है। तो आपको पैसे की जरूरत है। आपने क्या किया? आप बैंक के पास गए। बैंक, बैंक चिल्लाए। बैंक बोला क्या हुआ? बोल रहा है कि बैंक, बैंक। तो बोल रहा है बोलो ना क्या हुआ, वो पूछ रहा है। हाँ क्या हुआ? फिर ये बोल रहा है बैंक, बोलो क्या हुआ? तो वो बोल रहा है कि ऐसा है ना कि मैंने किसी को बेचा था, वो पैसे नहीं दे रहा। तो बैंक बोल रहा है तो मैं क्या करूं? तो ये बोल रहा है कि मैंने ना फैक्टरिंग, सर ने पढ़ाया है फैक्टरिंग, तो उस फैक्टरिंग का तरीके से तुम मुझे पैसे दो। बैंक कह रहा है कि किसने पढ़ाया? उन्होंने नाम बताया, सी ए अश्वनी गुप्ता, सी ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीचर, उन्होंने पढ़ाया है। मैं कहा, अच्छा ठीक है पढ़ाया है। हाँ फैक्टरिंग होता तो है। तो तुम फिर रोने लगे, मुझे पैसे दे दो, मुझे 50 लाख की जरूरत है। तो बैंक कह रहा है कि क्यों? 50 लाख क्यों दे दूं मैं? हाँ अगर वो पैसा नहीं दिया तो? अगर वो पैसा नहीं दिया तो तुम फिर और रोने लगे, कहने लगे अरे सर तो इतना ही बताए थे, हाँ, कि बैंक में जाइए आपको पैसे दे देंगे। बैंक पैसे देगी, घबराओ नहीं, देखो आगे क्या होता है। तो बैंक कहती है कि ऐसा है कि तुम्हें उससे 50 लाख लेना है, मैं तुम्हें 50 लाख दे दूं, तो और मैं उससे फिर 50 लाख ले लूं, तो मुझे फायदा क्या होगा? तो तुम कह रहे हो कि अच्छा ठीक है, तो तुम हमसे कुछ कमीशन ले लेना। हाँ तो बैंक कहेगी ठीक है, ऐसा है कि मैं 2.5 लाख रुपए काट के तुम्हें 47-50 दे दूंगा। 2.5 लाख रुपए काट के मैं तुम्हें 47-50 दे दूंगा। अच्छा, तो बैंक ये कहती है कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 5 लाख रुपए मुझसे कटवाओ, या तो 5 लाख रुपए मुझसे कटवाओ, एक्स्ट्रा 2.5 लाख रुपए इसलिए कि तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहेगा अब तुम्हारे उस पार्टी से, मैं कलेक्शन करूंगा। तुम फिर रोने लगे, नहीं मैं इतना नहीं कटने दूंगा। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरा पैसा जा रहा है, मैं 2.5 लाख रुपए मुझे दे दो बस, बस उतना ही रखो, तुम ज्यादा तुम ना मत सोचो, मैं देख लूंगा, मैं भी मदद करूंगा मूवी निकलवाने में, नहीं दिया तो मैं दूंगा। तो अगर रिस्क तुम्हारे पास बना रहेगा कि भाई, बैंक तो फ्री में बैठेगा नहीं ना कि रिस्क लिए हो तो चलो कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, बैंक तो लेगा ही। तो 2.5 लाख रुपए ही लिया, तो रिस्क अगर बना हुआ है तो भाई इसको हम लोग क्या रिकोर्स और नॉन रिकोर्स में बांटेंगे। समझ में आया क्या होता है? मतलब अपनी ही बुक डेप को तुम क्या करते हो, तुम किसी के यहाँ गिरवी रख के तुम अपना पैसा ले लेते हो। ठीक है, तो अगर रिस्क नहीं हुआ है, मतलब रिस्क अगर तुमने छोड़ा नहीं है, तो इसका मतलब तुम अभी भी अपने बुक्स में वो रिकॉर्ड करके चलोगे। डेटर, तुम डेटर को हटाओगे नहीं। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, देखो, जैसे देखो, जैसे तुमने क्या किया, तुमने तुमने क्या किया, तुमने सेल किया, तुमने सेल किया, सेल करोगे, ठीक है? मान लो तुमने फॉरेन में सेल किया, हाँ फॉरेन में। मैं आपको एक केस भी बताऊंगा ऑडिट का, बहुत मजेदार केस है, हम लोगों ने पकड़ा हुआ था।
हम लोग जब ऑडिट पे गए थे, स्टैट ऑडिट पे, तो हम लोग ने एक केस पकड़ा हुआ था, हम लोग को बहुत घूमा। अब बताता हूँ देखो। वो क्या किया उसने, सेल किया। मान लो किसी ने सेल किया, ठीक है, जॉन जॉन विक, ठीक है, जॉन विक को सेल किया, जॉन विक डेबिट टू सेल, कितने का, इंडियन करेंसी 50 लाख का, ठीक है। तो अब जॉन विक का अकाउंट तो ये मेंटेन कर रहा है, करेगा ही करेगा। अब इसको पैसे की जरूरत होगी, जॉन विक कह रहा है कि हे डिस्काउंट, तो वो पैसा नहीं दे रहा है। तो ये गया बैंक के पास, बैंक से बोला कि ये भैया मुझे ये 50 लाख दे दो, मेरे पास ये 50 लाख का देखो पूरा बिल विल सब है, ये रखो, मुझे 50 लाख दे दो, ठीक है। तो वो कहा ठीक है चलो मैं दे देता हूँ। बैंक ने इसको पैसा दे दिया, तो ये अपना एंट्री कर लिया, ठीक है, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट कर लिया। टू टू जॉन विक नहीं करेगा, मतलब मैं कह रहा हूं कि टू जॉन विक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, टू लोन करेगा, जितना भी इसको लोन मिल गया, एज इट इज 47,50,000। और टू ये क्या कर देगा, टू इसको कमीशन कर देगा, सॉरी, टू कमीशन क्यों करेगा, हाँ? अभी तो मैं इतना ही कर रहा हूँ कि ये 47,50 कर रहा है, ठीक है, कमीशन बाद में। अरे यार लोन वाली एंट्री डिलीट कर दिया क्या, चलो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ लोन। टू ये लोन करेगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका ये डेटर अकाउंट भी अभी चल रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे रिस्क आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। मतलब वो कह रहा है कि ऐसा है भाई, मुझे ज्यादा कमीशन मत लो, रिस्क ट्रांसफर नहीं है। तो यहाँ देखो, तुम एक तरफ डेटर भी मेंटेन किए हो, एक तरफ तुमने डेटर भी मेंटेन किया, और एक तरफ तुमने क्या किया, लोन भी ले लिया, लोन ले लिया ना। अब जब वो कलेक्शन हो जाएगा, जब वो कलेक्शन हो जाएगा तो तुम एंट्री क्या पास करोगे, तुम एंट्री पास कर लोगे, यानी कि लोन डेबिट कर दोगे, लोन डेबिट टू जॉन विक कर दोगे। अब जॉन विक से कितना पैसा लेना था, 50 लाख लेना था। लोन कितना लिया था तुमने, 47,50,000, 47,50,000। तो डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, कमीशन। जब ये सेटलमेंट हो जाएगा तो कितना, 2.5 लाख रुपए, यहाँ पे लेजर क्लोज हो जाएगा एट अ टाइम ऑफ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कैश फ्लो में कौन सा ट्रांजेक्शन जाएगा, इन तीनों एंट्री में से पहला, दूसरा, तीसरा में से कौन सी एंट्री कैश फ्लो में जाएगी, बताओ, बताओ मुझे बताओ, तीनों में से कौन सी एंट्री कैश फ्लो में जाएगी। सर यहाँ कैश है, नहीं तो ये नहीं जाएगा। सर यहाँ कैश है, बिल्कुल ये जाएगा। यहाँ कैश है, नहीं ये नहीं जाएगा, तो केवल ये एंट्री हमारी उसमें जाएगी। तुम्हें कोई दिक्कत, हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अगर रिस्क ट्रांसफर हो चुका होता कि ऐसा है भाई, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे अभी दो, तुम अपना देखना, भले हमसे 5 लाख ले लो, अगर रिस्क ट्रांसफर हो चुका होता तो जानते हो ये एंट्री क्या होती। पहले तो ये तो नॉर्मल एंट्री, ये तो वही रहती, जॉन विक डेबिट, ये तो वही रहती, जॉन विक डेबिट टू सेल्स, होती ना, 50 लाख का तुमने सेल किया है। हम्म। फिर उसके बाद बैंक के पास तुम गए कि भाई मुझे पैसा दे दो, बैंक कहा ठीक है भाई, बैंक डेबिट टू, तुम क्या करोगे, टू जॉन विक, जॉन विक से कितना पैसा लेना था, 50 लाख, लेकिन तुम्हें आया कितना, केवल 45 लाख, बाकी क्या हो गया, कमीशन, चार्जेस बाय द बैंक। अब तुम बताओ, यहाँ पे अब जो है, यहाँ पे कोई एंट्री आती ही नहीं। अब सुनो, अब देखो मेरी बात सुनो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ध्यान से सुनना। ये जो एंट्री हम लोगों ने की, ये जो एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे की, एक सेकंड बच्चों, ये जो एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे की, ठीक है, और ये जो एंट्री हमने यहाँ की, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो ये कौन सी एक्टिविटी है, ये कौन सी एक्टिविटी है और ये कौन सी एक्टिविटी है। अरे मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या फाइनेंस एक्टिविटी है, बताओ। सर यहाँ तो लोन लिखा है,
यहाँ तो लोन लिखा है, तो ये तो क्या हो जाएगा सर? ये तो फाइनेंस एक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लोन लिखा है। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम फाइनेंस एक्टिविटी बोल तो दिए, लेकिन ये तो नॉर्मल धंधे से कमाया गया पैसा है ना, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना चाहिए। थिंक अबाउट इट। बताओ, मुझे बताओ। हम्म? नहीं, ये लोन, इसका नेचर लोन का है, नेचर पे ध्यान देना है। ये लोन का नेचर है, तो ये फाइनेंस एक्टिविटी ही माना जाएगा। और यहाँ यहाँ जो तुमने ये कलेक्शन किया है, क्योंकि यहाँ पे सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ही हो गए, तो ये एक्टिविटी मानी जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये नॉर्मल कलेक्शन की तरह है। ये अगर बैंक से भी आप नहीं लेते, यहाँ पे डिस्काउंट भी आप दे देते, तो भी तो ये नॉर्मल धंधे से पैसे कमाया करके जगह है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। बस यही यहाँ पे ये क्वेश्चन कहता है। देखो क्या लिखा है। हाउ इज दिस पॉसिबल मैन? ये फोन कैसे आया? मैंने फ्लाइट मोड पे नहीं डाला था क्या? एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। हम्म। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। देखो क्या लिखा है। एन एंटिटी। ठीक है, कभी कभी हो जाता है यार। चलो, हाँ तो देखो क्या लिखा है। एन एंटिटी हैज entered into factoring arrangement and receive money from the factor। फैक्टर यानी कि फैक्टर मतलब क्या, कहने का मतलब है ये बैंक। ठीक है, मतलब जिससे उसने बोला कि यार मुझे पैसे दे दो ना, ये मेरा क्रेडिटर है और डेटर है। एग्जामिन द सैड ट्रांजेक्शन एंड स्टेट हाउ शुड इट बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, अंडर कैसे बताएगा? तो देखो, अगर वो रिकोर्स फैक्टरिंग है और अगर वो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है। अगर वो रिकोर्स फैक्टरिंग है तो इसमें रिस्क ऑन रिवॉर्ड आपके क्या होंगे भाई? ट्रांसफर नहीं होते हैं। लेकिन नॉन रिकोर्स ट्रांसफरिंग में तो भाई यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखो, इसमें क्या होगा कि आप शुरू में ही नॉन रिकॉर्ड्स में आप शुरू में ही कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। व्हेन एंटिटी डी रिकॉग्नाइज द फैक्टर रिसीवेबल एंड रिसीव कैश फ्रॉम द फैक्टर, द कैश रिसीव इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। दिस इज बिकॉज द एंटिटी हैज रिसीव कैश इन एक्सचेंज ऑफ रिसीवेबल दैट अरोज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह ही दिखाई दिया जाएगा, क्योंकि भाई इसको पैसे मिल गए, इसको पैसे मिल गए, है ना? मतलब इसने ज्यादा कमीशन देके इसने बोला कि हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड लिखो, रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड। यहाँ पे जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, तो कैश जो रिसीव हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, दैट इज फैक्टर इन बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, वो क्या माना जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे जो इनिशियली कैश रिसीव हुआ है, यहाँ पे जो इनिशियली कैश रिसीव हुआ है वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा लोन की तरह। और जब आपका जब आपका सेटलमेंट होगा बैंक को, जब आपका सेटलमेंट होगा, तो ये जो है आपका डेटर, तब यहाँ पे डेटर डी रिकॉग्नाइज करते हो आप। ठीक है, और यहाँ शुरू में ही डेटर, यहाँ पे इनिशियली डेटर रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज हो जाता है, इनिशियली डेटर डी रिकॉग्नाइज हो जाता है, डी रिकॉग्नाइज हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिए होगा, ये हमारा, ये जो भी होगा ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। देयर इज नो ऑपरेटिंग। और जब ये सेटलमेंट, देखो ओरिजिन, जब ये सेटलमेंट होगा तो उसके बाद तो कोई भी चीज होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद की एंट्री जो है नॉर्मल होगी, उसमें कोई कैश बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। बस सिंपल यही चीज थी इसमें। ठीक है, द कैश रिसीव इज क्लासिफाइड एज ए फाइनेंस कैश इनफ्लो एज द एंटिटी कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द रिसीवेबल्स। क्योंकि ये रिसीवेबल तो रहेगा ही रहेगा, वो उसको डी रिकॉग्नाइज नहीं कर देता। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हम कहना का चाह रहे हैं। एंड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फैक्टर इज इन डीड लाइबिलिटी, मतलब जो जिससे मिला वो लाइबिलिटी की तरह है, कि भाई अगर हमारे डेटर ने पैसा नहीं दिया तो हमें चुकाना पड़ेगा। द सब्सटेंस ऑफ अरेंजमेंट इज फाइनेंसिंग, इसका जो इसका आत्मा है वो क्या है? लोन की आत्मा है। ठीक है, द एंटिटी रिमेन सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द फैक्टर रिसीवेबल, मतलब एंटिटी के पास ही सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड है, उसको अभी रिस्क ही देखना है। ठीक है,
ओके सर, आ जाओ। अब आता है हमारा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। अब मजा आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से आपको क्या बनाना है? आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है क्या? अच्छा ठीक है, सी एफ ओ ए बनाना है। ठीक है, तो अब मजा आएगा बच्चों। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन धंधे की इनकम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से। ठीक है, तो अब देखो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, सेल दिया हुआ है 5 लाख का। क्या ये सेल हमारी क्या ये सेल हमारी कैश सेल है? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ। नहीं, जरूरी नहीं है कि ये पूरी कैश सेल हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या ये हमारा परचेज है? क्या ये हमारा परचेज है? नहीं, आपको परचेज निकालना है। ठीक है, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड 55,000, हो सकता है ये कैश में पे किया हो, सब बताऊंगा मैं। डेप्रिसिएशन 7,000, इंटरेस्ट पेड 3,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नॉन कैश, तो ये तो जाएगा ही नहीं। इंटरेस्ट पेड ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, तो एडमिन तो जाएगा। तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद टैक्स माइनस किया, फिर उसके बाद 53,000 ये आ गया आपका, फिर उसके बाद ये बैलेंस शीट दिया हुआ है ना? देखो पीपीई दिया हुआ है 65,000 से 75,000 हो गया, तो इसका मतलब लग रहा है कि कुछ, वैसे तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, इसको तो हमको ये जो इंक्रीज हो रहा है वो हमें देखना नहीं होगा, लेकिन हो सकता है डेप्रिसिएशन के लिए हम देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, तो ये भी हमारा कोई काम का नहीं है। इन्वेंट्री यहाँ काम का है, ट्रेड रिसीवेबल काम का है, कैसे कैश इक्विवेलेंट काम का है, क्योंकि ओपनिंग लेके चलेंगे और क्लोजिंग आपको इतना आंसर, आपकी आंसर आनी चाहिए वो 6,000 ही आनी चाहिए, याद रखना। इक्विटी फंड सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इससे भी हमें मतलब नहीं है। नॉन करेंट लायबिलिटी सर ये भी हमारी क्या होती है? सर हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये भी हमें मतलब नहीं है। लोन से रिलेटेड सारी चीजें। करेंट लायबिलिटी हाँ सर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाएगी, ये सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाएगी। ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो जाएगी। चलो आ जाओ, अब हम लोग करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड से बताता हूँ। ठीक है, मैं इनडायरेक्ट मेथड से कराऊं? आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आ जाओ। पार्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले आप पकड़ लो क्या, पैट। पैट कितना दिया है सर आपका? पैट आपका दिया है कितना? 53,000, पकड़ लो। 53,000 दिया है, इसमें सबसे पहले आप जोड़ लो टैक्स। कितना है टैक्स? 30,000, जोड़ लो, क्योंकि ये माइनस है। तो ये आपका हो गया 538,833,000, हो गया ना? जो यहाँ पे ये था। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या जोड़ा है? हम लोग इसके बाद जोड़ेंगे नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या क्या है हमारे? देखें, ये है हमारा नॉन कैश। ठीक है, और ये है हमारा नॉन कैश। ये जो माइनस कर दिया है, इसको नहीं ना माइनस करना चाहिए था यार। 7,000 डेप्रिसिएशन और 2,000 लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन कितना, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सर अगर ये प्रॉफिट होता तो वो जोड़ लेते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है सर? 7 है और ये 2 है, 7,000। इसको अंदर कर लेते हैं पहले ना, 7,000, 2,000, टोटल आपको 9,000 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया 8 और 3 9 टू, चलिए 92,000। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लेंगे? इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, हम्म, इसी में हमें एक जो है करना होगा, अदर एक्टिविटी, सच एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंस एक्टिविटी, इसको भी हम रिमूव करेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे किसको लिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये तो आपका क्या है, इंटरेस्ट अगर आप पे करो, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ने, तो ये यहाँ पे नहीं माइनस होना चाहिए, इसको हम वापस से ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, 3,000 रुपये हम वापस से ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट पेड, क्योंकि ये क्या है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये कितना है, 3,000 रुपये, हम इसको प्लस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 95,000 रुपये याद आ जाएगा। आ जाएगा। अब और कुछ है क्या क्वेश्चन में, और देख लेते हैं। नहीं, और कुछ नहीं है। अब वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हमें केवल करना है, आ जाओ। जो मैंने आपको बताया था, याद है, मैंने आपको बताया था ना कि स्टॉक बढ़ गया। हम्म स्टॉक बढ़ गए, हाँ, या डेटर कम हो गए, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, तो इसको कैसे करेंगे, आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, जो है पहले तो पीपी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, ये सब नहीं जाएगा। इन्वेंट्री ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है एक्टिविटी। अब एक बात बताओ मुझे, इन्वेंट्री 13,000 से बढ़ घट गया 12,000, तो क्या हुआ होगा। सिंपल सोचो, एकदम सिंपल। मैं जो जिस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ समझो। तुम्हारी स्टॉक 13,000 से कम हो गई 12,000, तो तुमने 1,000 का बेच दिया होगा। 1,000 बेचा होगा तो तुम्हें क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, कैश आया होगा। इतना ही बस सोचना है, तो चलो आ जाओ। तो यानी क्या लिखोगे, डिक्रीज, एड डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना, 1,000। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम बताओ मुझे। तुम्हारी 13,000 थी, कितनी थी, 13,000 थी। ये घट के 12,000 हो गई, तो 1,000 तुमने बेचा होगा तो तुम्हें 1,000 मिलेगा ना, तो अपने 12,000 हुई, ओके। ट्रेड रिसीवेबल, अब तुम्हें पैसा मार्केट से लेना था 7,000, अब तुम्हें लेना है 10,000। तुम्हें पहले तुम 2001 में चिल्ला रहे थे मुझे 7,000 लेना है, 7,000 लेना है, मार्केट में मेरा पैसा फंसा है। अब तुम चिल्ला रहे हो 10,000 लेना है, 10,000 लेना है, तो तुमने 3,000 और दिया होगा। तुमने 3,000 और दे दिया, तभी ना तुम्हें तब 10,000 लेना है, समझो। ठीक है, तो आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पे 3,000 का, होगा ना लेस। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, मतलब इंक्रीज इन डेटर, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ है, इन्वेंट्री का, ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल भी आ जाओ, मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तुम्हें कितना देना था, 8,000 देना था। तुम्हें 8,000 रुपये देना था, अब तुम्हें कितना देना है, 12,000 देना है। इसका मतलब सोचो, 8,000 रुपये तुम्हें देना था, तुम्हें अब कितना देना है, लाइबिलिटी कितना दिख रहा है, 12,000। इसका मतलब 4,000 और ले लिए होगे तुम, इनफ्लो हुआ होगा 4,000, एग्जैक्टली। तो यानी इनफ्लो हो रहा है 4,000 का, तो हम क्या करेंगे, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, सॉरी। फिर आगे क्या लिखा है, एक्सपेंस को भी लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो। 7,000 रुपये देना था, अब कितना देना है, 10,000। तो 3,000 और लिए होगे तभी, नेचर पे मत जाओ कि एक्सपेंस है, लाइबिलिटी सोचो, लाइबिलिटी है, ठीक है। 7,000 देना था, अब 10,000 देना है, इसका मतलब 3,000 और ले लिए होगे। बात समझो मेरी, तो 3,000 और हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कैश फ्लो हो गया। एड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो कितना आ रहा है तुम्हारा, सर 95,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 माइनस 3,000, सर 1,00,000 रुपए आ गया। ओके सर, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है हमारा, सर कुछ गड़बड़ तो नहीं है सर। हम्म अच्छा अच्छा, सही तो है। हम्म सब सही है ना हमारा। हम्म अब इसके बाद टैक्स माइनस कर लो। टैक्स कितना पेड था, जो हमारा था इनिशियली, कितना था, 30,000, अरे सॉरी, कितना था, हाँ 30,000 था। 30,000 माइनस कर लो, क्योंकि ये एक्चुअल टैक्स पेड है, प्रोविजन का टैक्स दिया नहीं हो, नहीं तो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते। तो कितना हो गया, ये 70,000 हो गया। हो गया। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा कुछ बचा है क्या, कुछ तो बचा होना चाहिए मुझे लग रहा है।
हम्म। कुछ तो गड़बड़ है, चलो और देखते हैं। ओपनिंग कैश कितना है? ओपनिंग कैश है 5,000, क्लोजिंग आना चाहिए हमारा 6,000। ऐड, ये नेट कैश फ्लो आ रहा है। मेरा कुछ जो है यहाँ पे छूटा है बच्चों। आ जाओ देखते हैं। 70,000 मेरा क्यों आ रहा है? वाई 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 वाई। सही तो है, मेरा भी तो 70,000 आ रहा है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इक्विटी, सही बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे वो ओपनिंग, मैं भी क्या ही सोचता रहता हूँ। ओपनिंग जो आ रहा है बच्चों, मतलब अभी जो ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं, वो तो तब देखते हैं ना जब हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ले लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ले लेते हैं, तब हमारा आता नेट कैश फ्लो आता। फिर हम यहाँ पे लेके चलते, क्या लेके चलते हैं? ओपनिंग कैश। फिर ये आता हमारा क्लोजिंग कैश। अभी तो हम केवल क्या कर रहे हैं? अभी तो हम लोग केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। सॉरी। तो ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? सर हमें सब समझ में आ गया, लेकिन वर्किंग कैपिटल वाला एडजस्टमेंट जो आप करा रहे हैं सर, वो मेरे दिल को छू जा रहा है। वो मुझे सर जम नहीं रहा है सर। सर वो मुझे जम नहीं रहा है सर। वो आप क्यों करा रहे हैं ऐसे? यार मुझे एक बार बताओ, क्या मैं तुम्हें याद करा दूं कि करंट मतलब करंट असेट्स अगर बढ़ेंगे तो तुम्हें माइनस करना है? ऐसे याद करा दूं? करंट असेट्स अगर कम होंगे तो तुम्हें जोड़ना है? ऐसे याद कराऊं? नहीं ना। इसलिए मैं ऐसा नहीं। तो सिंपल सा चीज है यार, तुम मुझे एक बार बताओ। इन्वेंट्री 13,000 से 12,000 हो गया तो तुमने बेचा होगा। बेच के तुम्हें 1,000 मिलेगा ही ना। बस सिंपल। 7,000 से 10,000 हो गया। तुम्हारे डेटर थे, तुम्हारे डेटर कितने थे? 7,000। अब तुम्हें लेना कितना है? 10,000। तो तुमने 3,000 और दिया होगा तभी ना मांग रहे हो। सिंपल सा चीज था बच्चों। एक्सपेंसेस में बस कंफ्यूज मत होना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसको भी लायबिलिटी की तरह मान के करना। आ जाओ अब तुम्हें वो मेथड कराता हूँ, बहुत मस्त मेथड, मजा आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग किसके लिए? अब हम लोग आते हैं हमारा वो मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड करने के लिए तुम्हें एक चीज ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें डायरेक्ट मेथड करना है तो तुम्हें सबसे पहले कैश परचेस कैश सेल तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब देखो, अब देखो है ना, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। देखो देखो देखो, बहुत मजेदार से करूंगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट मेथड। बहुत प्यार से करा रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत प्यार से, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट मेथड में कराना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल एंड कैश परचेस, कैश सेल कैश परचेस एंड एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ये निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? कैश सेल कैसे निकलेगा? सर कैश सेल निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे? डेटर अकाउंट बनाएंगे। सर हम बनाएंगे डेटर अकाउंट। आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, डेटर अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये सब मैं लिखूं क्या बार बार यार? अब ऐसा मत करो मुझसे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या जाएगा? टू बैलेंस बी डी, याद करो सिंगल एंट्री। और यहाँ जाएगा बाई बैलेंस सी डी, ठीक है। यहाँ जाएगा टू सेल, क्योंकि यहाँ सेल ही आता है। अब आ जाओ, बैलेंस बी डी यानी डेटा का बैलेंस बी डी कितना है? देखो डेटर कितना है? 7,000 10,000। ये था हमारा 7,000, ये था हमारा 10,000। सेल कितने का हुआ है? सेल किया आपने 5 लाख का। सेल कितने का किया है सर हमने? 5 लाख का हमने सेल कर दिया। बस और कुछ तो कुछ इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो बस हमारा ये टोटल हो जाएगा 5,07,000
और ये हमारा बाई कैश हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बाई कैश हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 5,07,000। हाँ, माइनस 10,000 कर लो, तो ये कितना हो गया 97, सॉरी 5,07,000 माइनस 10,000। तो ये पता चल गया कि आपने कितना कैश में कितना आपको डेटर से कलेक्शन हुआ है, 4,97,000 आपको डेटर से कलेक्शन हुआ है 4,97,000, और इसका भी टोटल आपका हो जाएगा 5,07,000। ठीक है। हमें तो ये पता करना है ना भाई, कैश में सेल कितना है। वो कैश में सेल पता नहीं है, तो डेटर से जितना पैसा आया भाई हमारी कैश सेल हो गई। समझ रहे हो, ये तो टोटल सेल है, क्रेडिट और कैश सेल। तो हमारा 4,97,000 ये हमको पता चल गया क्या, हमारी कैश सेल हो गई। मतलब कैश सेल कह लो या डेटर से कलेक्शन कह लो, तो ये हमारा कैश हो गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा आते हैं। दूसरा अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कैश परचेस। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं। कैश परचेस निकालना है ना, बिल्कुल निकालना है सर, क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं निकालना है सर, कैश परचेस निकालना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे सर, सेम सर। ठीक है। क्रेडिटर का बाई बैलेंस बीडी होता है, ये तो मालूम है ना बच्चों। इसका टू बैलेंस सीडी आएगा। सर ये आपको कैसे मालूम, बच्चों बचपन में पढ़ा था, असेट्स एंड लायबिलिटी पढ़ा था, पढ़ा ही होगा। असेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट याद है, पहले टी फॉर्म में बनता था। तो असेट्स के जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, और लायबिलिटी के जितने भी बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। पता है ना। जैसे जैसे अगर मान लो आप फर्नीचर खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो, फर्नीचर डेबिट टू कैश करते हो, तो ये डेबिट रहता है, ये हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है, असेट्स के जितने बैलेंस डेबिट ही रहते हैं। तो वही यहाँ पे मैं इसको बस लिख रहा हूँ, ठीक है। कि ये जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, इसका बैलेंस बीडी रहेगा, तो क्रेडिटर का बैलेंस कितना दिया हो देख लेते हैं। ट्रेड पेबल 8,000 और 12,000, तो ओपनिंग है 8,000, क्लोजिंग कितना है 12,000। परचेस करोगे क्रेडिटर का बैलेंस और बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, बाई परचेस। अब तुम्हें परचेस तो पता ही नहीं है, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो परचेस कैसे निकलेगा, आ जाओ देख लेते हैं। परचेस, परचेस कैसे निकलेगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। आ जाओ। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 3,50,000। ये हमारा दिया हुआ है कितना, 3,50,000 दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 13,000 और 12,000, 13,000 और ये हमारा 12,000। ठीक है, प्लस परचेस, है ना। ठीक है, अब मैथ्स, ये माइनस इधर आप भेजेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, 3,50,000, 3,50,000 प्लस 12,000। एक सेकंड रुक जाओ। और ये जो 13,000 प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू परचेस। तो सर परचेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3,50,000 प्लस 12,000 माइनस 13,000, 3,49,000। आपका ये परचेज आ गया सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे, अभी ये परचेज भी कैश परचेज नहीं है ये, 3,49,000। अब यहाँ पे टू कैश कह लो या बैंक कह लो, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको टोटल कर लो, कितना आएगा 3,49,000 प्लस 8,000, तो 3,57,000, 3,57,000 टोटल, माइनस कर लो 12,000, 3,45,000। ये हम ये मान के चलेंगे कि हमारा कैश परचेज हो गया। ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी निकाल लेते हैं, है ना। तीसरा, एक्सपेंसेस पेड इन कैश, वो भी निकाल लेते हैं बच्चों। क्या हुआ उसमें, इसका भी लाइबिलिटी देखो, प्रोविजन दिया हुआ है ना इसका, कहाँ दिया हुआ है ना, 7,000 10,000 दिया हुआ है। तो आ जाओ, बाय बैलेंस
BD 7,000, टू बैलेंस CD 10,000, बाई PNL, PNL में भी तो एक्सपेंसेस चार्ज हुआ है ना, कितना चार्ज हुआ है वो तो जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा सर। अब ये मैं पूछ रहा हूँ बाई में क्यों जाएगा, ठीक है सर। और कितना दिया हुआ है यार, 55,000 दिया हुआ है। हम्म 55,000 ये मान के चलते कि वो पूरा वही एक्सपेंस है, 55,000। तो सर ये पूरा हो गया आपका टोटल, 7 5 12 62,000 यहाँ हो गया, 62,000 ये भी टोटल ही रहेगा जो इतना सेम। और ये आपका हो जाएगा टू कैश, कैसे आया ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 62 में से 10 माइनस कर लो तो 52,000 रुपये आ गया आपका, आ गया। सब अब आपका पता चल गया। अब हम बना लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहले ले लो कैश सेल, कितना, या डेटर से कलेक्शन जो भी, 4,97,000, ठीक है, माइनस कर लो कैश परचेज, कितना, 3,45,000 था ना, 3,45,000 माइनस, ठीक है, ये माइनस है। फिर उसके बाद माइनस क्या करना है आपको, एक्सपेंसेस इन कैश, कितना एक्सपेंसेस कितना पे किया आपने, एक्सपेंसेस तो पे ही करोगे ना भाई, 52,000, ये आपको ले लो 52,000। इसके बाद टैक्स भी आपने पे किया है ना, टैक्स भी पेड इन कैश, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है नहीं, तो जितना दिया है वही मान के चलेंगे हम लोग, 30,000। और कुछ है, और देख लेते हैं और कुछ है क्या, सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रिसिएशन तो कंसीडर नहीं करना, इंटरेस्ट पेड को लेना भी नहीं है, लॉस भी नहीं लेना, टैक्स को ले ही लिया, PPE इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इन्वेंट्री को भी नहीं लेना है, क्योंकि वो हम लोग परचेज में ले ही लिए हैं, ट्रेड रिसीवेबल को भी नहीं लेना है, कैश कैश, बस सही है यार। अब मेरे ख्याल से हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, 4,97,000 माइनस 3,45,000 माइनस 52,000 माइनस 30,000, 70,000 आ रहा है। क्या हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 70,000 था, पता नहीं सर, और देख लेते हैं। हाँ 70,000 था, समझ में आया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अरे 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 सर, भावनाओं में बह जा रहे हैं सर आप, मजा आया कि नहीं आया, तो मुझे इतना बताओ बस। मजा आना चाहिए, देखो मजा नहीं आ रहा है, हम्म? मजा नहीं आएगा तो फिर बेकार है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। हम्म तुम मुझे बताओ, इफ नॉट मजा, देन क्या मतलब है भाई। हम्म सर, हमें तो समझ में ही नहीं आया सर, वो समझ नहीं आया। हम्म देखो सर, हमें समझ में आ गया है, मुझे मालूम है, कुछ बोल रहे होंगे सर समझ में आ गया, कुछ बोल रहे होंगे सर समझ में नहीं आया। इसको समझ में आ गया वो बहुत अच्छी बात है, इसको नहीं समझ में आया वो फिर से देखे। देखो बच्चों, ये था हमारा कौन सा मेथड, ये हमारा था इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करके चलते हैं, हम लोग पैट लेके चलते हैं और सारा चीजें ऐड बैक करते हैं, मतलब ऐड बैक करो या घटाओ जो भी करना है करो, लेकिन पैट से शुरू करते हैं। तो पैट हमारा था 53,000, हमने इसमें से टैक्स जोड़ दिया, क्योंकि टैक्स नॉर्मली अभी क्या, अभी तुम्हें आएगा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है, तो जैसे हमने क्रेडिटर डेटर इसका अकाउंट बनाया उसी तरह टैक्स का भी अकाउंट बनाते हैं, तो हमने नॉर्मली ये टैक्स जोड़ लिया, क्योंकि ये जो पीएनएल में जो टैक्स होता है वो टैक्स एक्चुअल में पे नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैट वगैरह होती है, डीटीएस वगैरह होती है, तो जोड़ दिया। फिर उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि भाई ये तो कैश में है ही नहीं, ये क्यों घटाए, ये तो कैश है ही नहीं ना भाई, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, हमने उसको जोड़ दिया, लॉस ऑन सेल और डिप्रीशिएशन। फिर दोबारा इंटरेस्ट पेड, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो मानी नहीं जाएगी, हमें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी बढ़ाते हैं तो वहां से ये क्या करते हैं, ये माइनस करते हैं।
वहां से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों माइनस हुआ है? यहाँ अरे यार ये लेके चल रहे हैं, इसमें तो माइनस हुआ ही है ना, तो इसीलिए हमने उसको ऐड बैक कर लिया। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर लिया, लास्ट में टैक्स घटा लिया, बस खत्म। अब यहाँ पे अगर हमको डायरेक्ट मेथड में जानना है तो उसके लिए मैं कैश सेल, कैश परचेज, मतलब डेटर से कितना कलेक्शन, क्रेडिटर को कितना पेमेंट, एक्सपेंसेस एक्चुअल में कितना पेड, ये सारी चीजें चाहिए, तो इसलिए सब आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखो ये जो मैंने बैलेंसिंग फिगर लिखा है ना, ये याद रखना कि ये बैलेंसिंग फिगर है। ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था, फिर हमने इसको टोटल कर लिया, ये टोटल हो गया इतना, है ना? ये यही जो टोटल आया यही, ठीक है, यही टोटल हमने लिख दिया। ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। एक बार क्या हुआ था, जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे, तो मैंने तो लिखा था, मैंने तो सब लिखा हुआ था, बैलेंसिंग फिगर आया, ये आया, वो आया। मेरे फ्रेंड ने ये बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा। अब इसने बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा, अब इसको हुआ क्या, अब ये पता ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सा माइनस करके आया है भाई, कौन सा माइनस करके आया है। समझ ही में नहीं आ रहा, तो इसलिए बैलेंसिंग फिगर जरूर से लिखना। तो यहाँ भी मैंने बैलेंसिंग फिगर लिखा है। ठीक है। हाँ। हाँ। फिर यहाँ भी मैंने बैलेंसिंग फिगर लिखा है, तो याद रखना कि ये सब बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है। क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा, मतलब लायबिलिटी बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसका सीडी हमेशा डेबिट होगा। उल्टा है यार, उधर जोड़ेगा उधर माइनस आएगा, बस सीधा। अरे यार, टू बैलेंस बीडी इधर लिखे हो तो बैलेंस सीडी तो इधर ही आएगा ना। सिंपल बच्चों। फिर ये कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। लिखना है तो लिख लो होल्ड करके, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो, इसको भी लिख लो। इसको भी लिख लो। चलो। ठीक है। डायरेक्ट मेथड से किया हुआ था, सबने आया ना। हम्म। गुड। आ जाओ। देखो क्या लिखा है। इफ इन द ईयर 1 2 सम लैंड इज परचेज फॉर 2.5 करोड़, कोई जमीन खरीदी गई 2.5 करोड़ की। अनदर लैंड इज सोल्ड फॉर 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ का बेचा गया, 2.5 करोड़ का खरीदा गया। दोनों को आप नेट नहीं कर सकते, अनलेस, अनलेस आप बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। तीसरा कंडीशन, ये तीसरा था। पहला क्या था, याद करो पहला क्या था। चलो दूसरा बताता हूँ, क्विक टर्नओवर हो, हाई वॉल्यूम हो, शॉर्ट मेच्योरिटी का हो। तो ये तो है, दोबारा तो बार बार खरीदोगे बेचोगे नहीं। नहीं। आप एजेंट की तरह काम कर रहे हो, पहला कंडीशन नहीं, तो भाई ये आप दोनों अलग अलग सेपरेट शो करोगे। बस यहाँ पे ये बताना था। ओके। फिर क्या लिखा है, सपोज द मनी रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑन 15 जनवरी इन यूएस डॉलर। मनी रिसीव हुआ 15 जनवरी के यूएस डॉलर में, तो रेट भी उसी दिन का लोगे। द कंपनी प्रिपेयर द अकाउंट इन रुपीज, इन सच केस एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएसडी एज ऑन 15 जनवरी 2001 शैल बी टेकन। आगे नहीं लिखा है, लग रहा है टाइपिंग में थोड़ा वो हो गया होगा। ओके सर। अभी रुक जाओ, अभी मैं जो क्वेश्चन कराया हूँ उस क्वेश्चन के बेसिस पे अभी मैं तुम्हें और कुछ कराना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या बनाना है, इसमें पूरा बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी केवल बनाना है क्या? ये पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी सब बनाना है? अच्छा, सब बनाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब बना देंगे यार, इतना क्या है। सब बनाना है, ठीक है। चलो आ जाओ। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, तो ऑपरेट मतलब पैड पकड़ के चलेंगे। ठीक है। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ कुबेर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2002 का, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 13,000, 12,500, मतलब 12,500 से 13,000 हो गया। तो क्या मैं पहली बात तो ये कौन सी एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगी। ठीक है। इनटेंजिबल एसेट चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है। ओके। ये किसका है? अरे, ये अदर फाइनेंशियल एसेट्स है। अच्छा चलो यहाँ लिख देते हैं अदर
फाइनेंशियल असेट्स लिख देते हैं। ठीक है, 145 170। अब ये अदर फाइनेंशियल एसेट्स है क्या? अभी तो ये पता ही नहीं है हमको, ठीक है, कि ये किससे रिलेटेड है। नॉन करेंट में है तो फिक्स एसेट्स तो है, कुछ नहीं बोलेगा तो हम इसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ही मानेंगे, लेकिन अभी देखते हैं आगे होता क्या है। फिर आगे क्या दिया, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। सो डिफर्ड टैक्स एसेट्स दे दिया, तो सर ये तो हम किस में जाएंगे, ये हम किस में जाएंगे, ये हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ही जाएंगे अगर कुछ नहीं बोलेगा तो। ठीक है सर। अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये भी अगर कुछ नहीं बोला तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में मानेंगे। नॉर्मली देखते हैं। करंट एसेट्स दिया हुआ है, फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ओ माय गॉड, अच्छा ये फाइनेंशियल एसेट्स दिया हुआ है पहले 2300 2500। इन्वेस्टमेंट दिया है 220 और 400 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो हमारी सीधा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाएगी और ये तो हमारा लास्ट में जाएगा। अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स क्या है भाई? हाँ, अदर करेंट एसेट्स हमारी किस में जाएगी? वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होगा। हाँ यार, ये टोटल किया हुआ है कि क्या किया हुआ है? हम्म, ये थोड़ा ना यार ऊपर नीचे हो गया मुझे लग रहा है। हम्म, अच्छा ये फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है। ये आपका इन्वेस्टमेंट है ये। इन्वेस्टमेंट आपका है 2300। कैसे क्या, ये इतना है और ये आपका इतना है। ठीक है, एक बार मैं ना देख ले रहा हूँ यार, कहीं ना बहुत दिक्कत भी हो जाती है ना तो फिर बहुत वो हो जाता है फिर। आ, कहाँ है 170 और 145? देखो। हम्म। सही तो है। चलो अभी यही मान के चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। इक्विटी लायबिलिटी भी दिया हुआ है, ये सही है, सब सीधा सीधा। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है इतना, अदर इक्विटी दिया हुआ है इतना। ठीक है, फॉरेन बोरोइंग दिया हुआ है इतना, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अदर नॉन करेंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर कुछ नहीं बोलेगा तो। ट्रेड पेबल ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैंक ओडी ये भी ऑपरेटिंग, बैंक ओडी याद रखना, यहाँ पे बैंक ओडी दे दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम जब भी देखेंगे इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से लेके ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक ओडी इज जनरली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विच इज अवेल बाय द बोरोवर। अदर करंट लायबिलिटी ये नॉन वन वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रॉफिट एंड टैक्स दिया हुआ है कितना, 4450, यानी हम लोग जो शुरू करेंगे वो 4450 को लेके शुरू करेंगे, ये पैड दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 450। अब एक बार बताओ, डिविडेंड पेड किया है तो ये कौन सी एक्टिविटी है? डिविडेंड पेड करोगे, याद करो मैंने आपको बताया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर ये मिलता है तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये क्या प्रॉफिट एंड टैक्स में माइनस हुआ होता है? नहीं, उसमें से माइनस नहीं किया होता, उसको हम वापस एड बैक नहीं करेंगे। फिर आगे क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीनल ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, 500 और ये 20, तो हम क्या करेंगे इसको 5, ये पूरा पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसको पूरा 520 लाख रुपए, 500 ये और 20 ये दोनों पूरा जोड़ देंगे। ड्यूरिंग द ईयर आगे क्या हुआ है, 31 मार्च को टू मशीनरी वर सोल्ड फॉर 70 लाख। द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस मशीन वह 60 लाख। अब तुम मुझे एक बार बताओ, ये बोल भी रहा है कि 60 लाख रुपए उसकी कॉस्ट ही, हमने बेचा है 70 लाख, तो डिफरेंस 10 लाख रुपए पीएनएल में डाला होगा ना, ये तो नॉन कैश आइटम है। ये नॉन कैश आइटम है तो हम इसको क्या करेंगे, 10 लाख को इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट में जोड़ दिया है, माइनस कर देंगे। ठीक है, इनकम टैक्स पेड किया है 105 लाख, तो ये पेड दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है तो हम तो क्या करेंगे, पहले 105 लाख प्लस कर लेंगे, बाद में 105 लाख माइनस कर लेंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कहीं भी नहीं बनाया है। ओके, फिर आगे क्या लिखा है, other non-current assets, other non-current or current assets and liability are related to operation of Kuber Limited and do not contain any element of financing and investing activity। अच्छा, वो बोल रहा है अदर आइटम जितने भी है, चाहे वो नॉन करेंट एसेट्स ले लो, चाहे वो करेंट एसेट्स ले लो, चाहे वो नॉन करेंट लायबिलिटी ले लो, चाहे वो नॉन करेंट असेट वो लायबिलिटी एसेट कुछ भी ले लो, वो सब हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसका मतलब अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी ये हमारा किस चीज का पार्ट है, ये बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देखो अदर वाले जितने भी आइटम है, अदर करेंट नॉन करेंट कुछ भी, तो यानी ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अरे वो अच्छा वही ऊपर ही लिखा था, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या कह रहा हूँ मैं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट सब जाएगा।
ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में। ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। सिंपल है, बता दे रहा हूँ बच्चों को, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब आराम से हो जाएगा। करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, आ जाओ पहले मेरे साथ ना कुछ अकाउंट बना लो, फिक्स एसेट्स अकाउंट, क्योंकि वहां से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पता चलेगा कि कितने का एसेट्स बेचा है या खरीदा है, ये सब। ठीक है। बनवाओ कि नहीं बनवाऊँ? नहीं भी बनाऊंगा तो भी तुम बना लोगे, तो भी तुम, यहाँ पे तुम्हारा काम हो सकता है। हम्म हो सकता है। आ जाओ डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, ये पूरा है, कैश फ्लो है पूरा ये। और अभी से सब है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये आवाज आ रही है ना तुम लोग को? चलो ठीक है। सबसे पहले आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, बोला हुआ है ना। हाँ सर, बोला हुआ है। सबसे पहले हम ले लेते हैं पैट। सर पैट कितना दिया हुआ है सर? सर आपका पैट कितना दिया हुआ है सर? 4450। तो हम ले लेते हैं 4450। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे टैक्स। टैक्स कितना था सर? टैक्स दिया भी था कि नहीं दिया था? हम्म, अच्छा 105 लाख। तो सबसे पहले 105 ये जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा सर? 4555। ठीक है, इसके बाद नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम कितने का है? सबसे पहला है डेप्रिसिएशन। इसको ऐड मत करो, यहाँ पे लिखो ऐड डेप्रिसिएशन। नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दोनों साथ में ले लेते हैं, 520 लाख। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, 500 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 520 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या था? और इसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट एक था, तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, दैट इज फिक्स एसेट्स। कितना था प्रॉफिट हुआ था ना, 10 लाख का शायद। तो वो तो पीनल में गया होगा, तो वो तो हटाएंगे हम वहां से। डिविडेंड वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पैट ले ही लिए हैं। कितना? 10 लाख। तो 10 लाख माइनस हो जाएगा। एक बार आ जाओ, मैं मशीन अकाउंट, मैं चाहता हूँ मशीन अकाउंट बना लूँ। ठीक है, देखो क्या है, पीपी अकाउंट है ना, पीपी अकाउंट मैं बना ले रहा हूँ। क्या पता उसमें से मशीन कुछ बिकी भी, मतलब सेल है या परचेज भी है। तो अगर सेल परचेज है भी तो हमारा इससे कोई पार्ट होगा नहीं, मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है, आ जाओ पहले वर्किंग कैपिटल को लेके आता हूँ। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल को लेके, अब तो ये तो हो गया। तो अब हमारा देखो कितना आता है ये, +520 -10, तो ये आपका हो गया 5065। फिर इसके बाद वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, आ जाओ वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट भी करा देते हैं शुरू से। तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट था, तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट सेम। अब तुम ये बताओ, 170 से तुम्हारा कितना हो गया? 145 हो गया ना। 170 से 145 कितने का डिफरेंस है? 170 माइनस 145 कितने का डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस है ना। 25 का डिफरेंस मतलब क्या हुआ? तुमने कोई, तुम्हारी कोई असेट्स थी, वो 170 से 145 हो गई, कम हो गई। तो तुमने क्या किया होगा? तुम्हारे असेट्स कम हो गया तो तुमने बेचा होगा, बेचा होगा तो तुम्हें पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, यानी डिक्रीज इन अदर फाइनेंशियल असेट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, कितने का? समझ में आ रहा है ना क्यों ऐड कर रहे हैं? असेट्स अगर बढ़ी तो माइनस, घटी तो प्लस। अब आ जाओ इसमें,
हो गया। ये तो इन्वेस्टिंग, ये अदर नॉन करेंट एसेट 770 से 800, ये तो बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन अदर नॉन करंट है सर, ये तो नॉन करंट है। अरे क्वेश्चन में नीचे बोला हुआ है भाई कि वो फाइनेंसिंग भी नहीं है और वो इन्वेस्टिंग नहीं है, तो क्या है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब तुम मुझे एक बार बताओ, 770 से कितना हो गया, 800 हो गया, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना हो गया, 30 का डिफरेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तुम ही बताओ ना मुझे। 770 थी तो आपके पास, अब कितनी हो गई, 800 हो गई, तो तुमने खरीदा होगा ना, तो तुम इसीलिए इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है। फिर और क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, इन्वेस्टर इन्वेस्टर एक्टिविटी, ये अदर नॉन करेंट ये है ना। 85 से 195 हो गया है ना। ए भाई, ये, हाँ सही है। 85 से कितना हो गया, 195 हो गया, है ना। 195 माइनस 85, 110 का डिफरेंस है। अब तुम मुझे एक बार बताओ, अब तुम मुझे एक बार बताओ, 110 का डिफरेंस ये बता रहा है, तो ये क्या हुआ होगा, तुमने इस और खरीदा होगा। खरीदा होगा तो कैश फ्लो होगा, यानी इंक्रीज हो रहा है तो माइनस कर लेंगे। इंक्रीज इन, इंक्रीज इन क्या, करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स, 110 माइनस, होगा ना बच्चों। फिर आ जाओ वर्किंग कैपिटल में, आ जाओ लाइबिलिटीज में। तो ये तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये तो अदर इक्विटी का पार्ट है, वो तो नहीं जाएगा। ये लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, है ना। ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हाँ ये है। 3615 से 2740 हो गया, कितने का डिफरेंस है, 3615 माइनस 2740, 875। अब तुम मुझे एक बार बताओ, तुम्हें देना था 3615, अब तुम्हें देना है कितना, 2740। इसका मतलब तुमने पे कर दिया होगा लाइबिलिटी। तुम्हें शुरू में 3615 देना था, अब तुम्हें देना है केवल 2740, तो 850 तुमने पे किया होगा ना, तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा। अच्छा ठीक है, तो यानी डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटीज, कितना, 875 माइनस। ठीक है। फिर आगे आ जाओ, ट्रेड पेबल, हाँ ये तो ऑपरेटिंग, मतलब ये वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। ठीक है। 90 से कितना हो गया, 150 हो गया, 60, यानी तुम्हें 90 देना था, अब तुम्हें कितना देना है, 150 देना, तो तुमने 60 और ले लिया होगा, तभी एग्जैक्टली कैश फ्लो पॉजिटिव में हो रहा है। तो यानी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल था, ये क्या नाम था, ट्रेड पेबल। फिर आगे क्या लिखा है, अदर करंट लायबिलिटी, 200 से कितना हो गया, 300 हो गया, 100 का डिफरेंस। अब तुम मुझे एक बार बताओ, तुम्हें 200 देना था, अब तुम्हें कितना देना है, 300 देना है, तो 100 और ले लिए होगे तभी 300 देना है। तुम्हें 200 देना था, अब तुम्हें 300 देना है, तो 100 और लिए होगे ना, तो पॉजिटिव में ऐड इंक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटीज। अदर क्या है, अदर करंट लायबिलिटी, अच्छा वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी था, करंट लायबिलिटीज। समझे नहीं समझे, हाँ। हो गया सर। और कुछ बचा है, बस एक लास्ट में टैक्स पेड बचा है, वो देख लेंगे। तो चलो आ जाओ, ये कितना हो गया, 5065 प्लस 25 माइनस 30 माइनस 110 माइनस 875 प्लस 60 प्लस 100, 4235। फिर इसके बाद टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना था, वही सेम जितना हम लोगों ने प्लस किया वो माइनस कर लेंगे, 105, 105 माइनस कर लेंगे, माइनस 105। इसका सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है, आंसर तुम्हें पता है, 4130। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ए। अब निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम एक ना मशीन का अकाउंट बनाना चाहते हैं, आ जाओ बैलेंस बीडी लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी कितना, 12500। ये भी जरूर से बना लेना बच्चों, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका, 13000। ठीक है। कितना लिख देंगे हम, 13000। डिप्रिशिएशन किधर जाता है, इधर जाता है, तुम्हें पता है होना चाहिए ये बात।
और डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कितना था? 500। 20 तो अमोर्टाइजेशन था। ठीक है। और तुमने कोई असेट्स बेची थी ना? असेट्स बेची भी तो थी। पीपीई कितने का बेचा था आपने? 70 लाख का। तो बाई बैंक कितना? 70 लाख। और इस पे आपको क्या हुआ? 10 लाख का प्रॉफिट भी हुआ था ना? तो टू पी एन एल 10 लाख। अब देखो क्या मैं, क्या डिफरेंस आ रहा है क्या? हम्म, सही है। सही तो लग रहा है मुझे यार। 13,570। देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, टू कैश में बैलेंसिंग फिगर का आ रहा है। ये कुछ खरीदा भी है इसने, मतलब पीपी। ये तो हो जाएगा 13,570। ये भी हो जाएगा 13,570। 13,570 में से माइनस करें, 13,570 माइनस 12,500 माइनस 10। देखो 1,060 का खरीदा भी है इसने। देखा, इसीलिए मैं कहा कि अकाउंट बना लेते हैं। आ जाओ, इंटेंजिबल असेट्स का भी अकाउंट बना लेते हैं। कोई रिस्क नहीं लेने का। टू बैलेंस बी डी बाई बैलेंस सी डी बाई अमोर्टाइजेशन। कितना दिया हुआ था बच्चों? 30 है 50 है? 30 50। हाँ, 30 50 है। इसका मतलब इसको भी खरीदा है इसने कुछ। ठीक है। अमोर्टाइजेशन कितना था? 20 लाख। तो इसका मतलब टू कैश इसको भी इसने कुछ खरीदा है, बैलेंसिंग फिगर कितना? ये हो गया 70। ये भी हो जाएगा हमारा 70 और ये हो जाएगा हमारा 40 बैलेंसिंग फिगर। तो यानी देखो, हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये जाएगी ना, जहां जहां कैश है वो जाएगा। कैश बैंक मतलब जो भी कैश, ये बैंक, ये कैश, ये जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा सर। क्यों नहीं जाएगा? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारी तीन चीजें जाएंगी, और भी कोई चीजें जाएंगी क्या? और देख लेते हैं। तो पीपी इंटेंजिबल एसेट्स देख ही लिया हमने, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ। अरे यार, डीटीए मैंने नहीं लिया ना। हम्म। डीटीए मैंने नहीं लिया है बच्चों। ठीक है। डीटीए बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, ये डीटीए यहाँ पे रह गया है मेरा। और देखते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट तो सीधा हम ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ करना नहीं है। 2500 से कितना हो गया? डीटीए भी छोड़ देते हैं, मतलब डीटीए भी बता रहा हूँ मैं। 2500 से कितना हो गया? 2300 हो गया। 2500 से आपका कितना हो गया? 2300 हो गया। इसका मतलब आपने क्या हुआ? कुछ इन्वेस्टमेंट आपने बेचा होगा, तो तभी तो कम हुआ है। तो ठीक है, आ जाओ सबसे पहले। कैश परचेज, है ना, ऑफ मशीन। कैश सेल ऑफ मशीन। ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स परचेज। परचेज इन कैश। फिर सेल ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना। कैश परचेज ऑफ मशीन, कैश सेल। कैश परचेज कितना किया है? 1,060 माइनस, है ना, परचेज कितना किया है? अरे सेल कितना किया है? 70 और 40। 70 40 माइनस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना किया था? ये था ना, देखो ना, इन्वेस्टमेंट लिखा है ना ये। 2500 से कितना हो गया? 2300। 200। 200 का बेचा है, तो ये प्लस। फिर आगे। ठीक है, आगे 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 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या जाएगा? ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, अदर नॉन करेंट एबिलिटी नहीं। 150 हो ही गया। ये कैश कैश बस। सही है। यहाँ पे बच्चों ना, यहाँ पे एक चीज और छूट गई हमारी, ये ना, ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स वाला। टैक्स हमारा नॉर्मल कॉम्प्लाइंसेस के हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसलिए डिफर्ड टैक्स को भी हम वर्किंग कैपिटल का पार्ट मान के करेंगे। जैसे क्या है देखो, 770 था, अब कितना हो गया ये? 800 हो गया, यानी कितने? अबे
सही कर रहा हूँ ये? अच्छा, 750 था, 855 हो गया। यानी कोई असर आपका 750 था, अब वो कितना हो गया, 855 हो गया। तो कितने का डिफरेंस हो गया, मतलब आपने कितना और खरीद लिया होगा? 855 माइनस 750 कितना आ गया, 105 हो गया ना, 105 एकदम नॉर्मल। 105 हुआ तो हम क्या करेंगे, आपको ये खरीदा होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना, क्योंकि कैश फ्लो होगा तभी तो यानी क्या हुआ, इंक्रीज इन डिफॉल्ट टैक्स असेट्स कितना, 105, ये माइनस कर लेंगे। एक यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है बच्चों, है ना। 105 का डिफरेंस है, तो ये तो सीधा तो टैक्स पेड का डिफरेंस है, और तो कोई डिफरेंस है नहीं। हम्म हम्म। चलो अच्छा ठीक है, रुक जाओ अभी। नहीं नहीं, सही है 105। तो आ जाओ, 4235 माइनस 105, तो 4130, यहीं पे ये हो जाएगा 4130। फिर बड़ा 105 और माइनस कर लो इसमें से, 4025, 4025। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, ये कितना आ गया इसको भी देख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सर 70 है प्लस 200 है माइनस 1060 माइनस 40, तो 830 माइनस में आ रहा है। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका क्या क्या जाएगा, इसमें सबसे पहले कहीं डिविडेंड पेड पड़ा था। डिविडेंड कितना पे किया है, 450 लाख। तो आ जाओ, डिविडेंड पेड किया है 450 लाख माइनस में। ठीक है, और प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया, ये भी हो गया, इनकम टैक्स पेड भी हो गया, है ना। शुरू से और देख लेते हैं। पीपी हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, अदर फाइनेंशियल एसेट हो गया, डीटीए भी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। हाँ तो 300, ये 300 ठीक है, वो तो हो ही गया। अब 5,000 से कितना हो गया, 2,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ होगा, आपको देना था 5,000, अब देना है 2,000, तो इसका मतलब 3,000 आपने पे किया होगा, ठीक है। तो लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पेड कितने से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपने पे किया 3,000, 3,000 ये भी माइनस में। और कुछ, और कुछ मेरे ख्याल से और कुछ बचा नहीं है। हम्म। चलो, कितना हो गया आपका, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3,450 माइनस में। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब नेट कैश फ्लो देखते हैं हमारा आंसर सही आया कि नहीं। ए प्लस बी प्लस सी, यानी कितना है, 4,025, 4025 माइनस 830 माइनस 3450, माइनस में आ रहा है यार, 255। ओपनिंग कैश, अब देखो ओपनिंग कैश जो लेना है यहाँ पे ध्यान देना है, मैं बता रहा हूँ क्या। कितना था, 85 था, 85, ये ना 85, देखो ये 85 है, ठीक है। और ये आपका ओडी कितना है, 85, ओडी है आपका 60, तो कितना लोगे आप, 85 माइनस 60, यानी कितना, 25 लोगे केवल। कितना, 25। तो आपका कितना आना चाहिए, क्लोजिंग कैश आना चाहिए। क्लोजिंग कैश कितना आना चाहिए आपका, क्लोजिंग कैश तो हमें पता है कितना, क्लोजिंग कैश कितना है आपका, और जो देख लेते हैं 195, और ये माइनस कर लेते हैं 75। तो 195 माइनस 75, सर हमारा आइटम 120 नहीं आ रहा है। 195 माइनस 75, 120 आना चाहिए, तो सर हमारा नहीं आ रहा है, हमारी कहीं ना कहीं गलती माइनस में आ रही है। तो आज देखते हैं कि हम लोगों ने क्या गड़बड़ किया है। ठीक है, 830 और 4,000, 830 तो हमारा सही लग रहा है यार, ये तो हमारा सही है। और ये 3450 भी हमारा सही लग रहा है। हम्म हम्म। तो ये हमारा क्या है गड़बड़, 4,025 भी हमारा सही है अभी।
सब सही है हमारा। ओ, तो गलती क्या कर रहे हैं हम लोग? 255 कैश फ्लो भी हमारा सही है। 85 60। अरे यार, ये ऊपर नीचे वो जो हो गया ना बच्चों, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। अच्छा अच्छा, 220 और 60 है। मैंने इसको 195 और ये ले लिया क्या, 80 85 ले लिया। 220 और 460 था। मतलब ये देखो, कैश जो है वो 220 था और 460 था, ये कहने का मतलब है। यानी 460, 460 और 220, तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 220 में, 220 में से माइनस कर लो आप 75, 145, तो आपका 145 आना चाहिए। तो आपका अगर देखा जाए तो 255, 400 में से माइनस कर लो 255, 145 आ रहा है, यानी आपका आंसर एकदम सही है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है डीटीए वाले पॉइंट को लेके। जब आप डीटीए बनाएंगे ना बच्चों, अगर मैं डीटीए बनवा भी दूं आपको, आज जो डीटीए बना के भी दिखा भी देता हूँ। टू बैलेंस बीडी। ओ माय गॉड, इज इट माय इंडिकेशन? नो सर, इज इट योर लैपटॉप इंडिकेशन? अगर मैं डीटीए बनाता भी हूँ तो देखो क्या होता। डीटीए का बैलेंस कितना दिया हुआ है ना, 750 और 855 है ना, 750 और 855। ठीक है। तो अब इसमें मुझे अगर इसका अकाउंट बनाना है तो इसमें मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि हमारी पीएनएल में कितनी चार्ज हो गई, करंट ईयर में कितना डिफर्ड टैक्स एसेट्स बनाया, नहीं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सीधा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट को मानते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि टैक्स भी प्रोविजन की तरह माना जाता है। ओके सर। तो सीधा सीधा हमारा ये अकाउंट हमने बना दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, कितना डीटीए क्रिएट हुआ, किस पे क्रिएट हुआ, कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हम ये इंफॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं। ठीक है। नॉट अवेलेबल डेटा। चलो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे कराऊं। होल्ड करो और नोट करो, ठीक है। चलो आज थोड़ा और जूम कर देता हूँ। मजा आया करके? मजा आया ना, इसीलिए तो कराया था। 12वां भी सेम है? नहीं, 12वां सेम नहीं है, 12वां आपको कराना होगा। बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, बोलो तो आपको करा दूंगा। हम्म करा दूं 12वां? जैसा बोलो मेरे प्यारे बच्चों। 12वां करा दूं? चलो आ जाओ। वैसे ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। इसको कराने से पहले मैं आपको कोई और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। हम्म ये तो तुम कर सकते हो यार। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कि करा दूं? बताओ बताओ। करा दूं? बोलो बोलो बोलो। आओ करा देता हूँ। देखो, सिंपल सा है, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा एक्टिविटी है, ठीक है।
देखो, यूज द फॉलोइंग डेटा फॉर एबीसी लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, मतलब पूरा कैश फ्लो बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी बनाना है, और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ये सब भी बनाना है। तो ये तो कैश कैश दिया हुआ है, ये तो लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल ये दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल, तो इसको तो हम लोग बनाएंगे, इसका अकाउंट, है ना। ये डेटर हो गया, ये तो जब डायरेक्ट मेथड बनाओगे, है ना, तो ये तो इसका अकाउंट चलेगा। और डायरेक्ट मेथड नहीं तो ये तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट होगा ना, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट प्लस वो अकाउंट डेटर, मतलब वो कैश कैश डेटर है तो कैश सेल के लिए, है ना, कैश सेल के लिए चाहिए होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस किस लिए चाहिए होगा आपको, जब भी आपको एक्सपेंसेस के लिए चाहिए होगा। तो ये भी आपका वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए जाएगा, है ना, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। और प्लस एक्सपेंसेस कैश जितना है वो। इन्वेंट्री इन्वेंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए चाहता है ना। प्लस परचेज के लिए चाहिए होगा ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पीपी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये भी आपका जो है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए भी यूज होगा एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए भी यूज होगा। टोटल एसेट्स आ गया। अकाउंट्स पेएबल, तो ये तो आपका वो वर्किंग कैप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, है ना, प्लस आपका ये किसके लिए, डायरेक्ट मेथड में कैश परचेज के लिए यूज होगा क्योंकि क्रेडिटर है। वेजेस पेएबल एक्सपेंसेस, है ना, वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी और वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट प्लस कैश एक्सपेंस इसके लिए यूज होगा। डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर तो सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रिटेन अर्निंग हमको उससे मतलब नहीं है। ये टोटल हो गया। अब सेल दिया हुआ है 2 लाख का, तो क्या ये कैश सेल है, नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, क्या ये कैश परचेज है, नहीं। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,000, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2002 कंपनी डिक्लेयर एंड पेड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 2500 रुपए, ठीक है। तो इसने 2500 रुपये डिविडेंड दिया, तो ये तो क्या हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, इससे तो इसका मतलब भी नहीं है। एबीसी लिमिटेड पेड 46,000 इन कैश टू एक्वायर न्यू फाइनेंशियल एसेट, अकाउंट पेबल वाज यूज ओनली फॉर इन्वेंट्री, नो डेट वाज रिटायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। वो बोला 46,000 रुपये का हमने कोई नया एसेट भी परचेज किया है, अच्छा ठीक है। अब तुम मुझे एक बार बताओ, अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से अगर बनाना चलूँ, इनडायरेक्ट मेथड से अगर मैं बनाऊँ, अभी मैं रफ बना रहा हूँ, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इनडायरेक्ट मेथड से अगर मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड तुम बना लेना, इनडायरेक्ट मेथड से अगर मैं बना रहा हूँ तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो ठीक है, तो सीधा हम 1,000 रुपये लेके चल रहे हैं। इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, इसमें सबसे पहले मैं जोड़ दूंगा, क्या जोड़ दूंगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना जोड़ दूंगा, 15,000, ये जोड़ दूंगा। और कुछ जोड़ने वाला आइटम है क्या, नहीं। तो ये हो गया आपका 16,000, ठीक है। और कोई नॉन इंटरेस्ट वगैरह तो है नहीं, डिविडेंड इसमें से तो माइनस हुआ नहीं रहता, नहीं। तो अब इसके बाद क्या करना है, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है मुझे। देखो अकाउंट रिसीवेबल है ना, अब देखो तुम्हें पैसा लेना था 32,500, अब कितना लेना है 25,000। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि उसने तुम्हें पैसा दे दिया होगा, कितना, 7,500, है ना। तो इंक्रीज इन एड, डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज इन डिक्रीज इन क्या, रिसीवेबल्स, कितना 7,500, ये जोड़ लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 7,000, असट्स मान के चलो एकदम असट्स, 7,000 था अब कितना हो गया 5,000, इसका मतलब क्या हुआ होगा, देखो रिसीवेबल्स 32,500 था अब कितना हो गया 25,000, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि भाई हमने हमें कितना पैसा लेना था 32,500, हमें अब लेना है 25,000, तो 7,500 आया होगा ना तभी तो। अब तुम्हारी असर थी 7,000, अब कितनी है 5,000, तो 2,000 का तुमने और खरीदा होगा, बेचा होगा। तो ये भी यार 2,000 रुपये क्या है आपका, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज होगा असर तो भाई, डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 2,000, ये भी प्लस में। फिर उसके बाद इन्वेंट्री 34,000 से 37,000, तो 3,000 का और खरीदा होगा, तो माइनस में, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज होगा तो माइनस होगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद पीपी छोड़ दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन छोड़ दो, ठीक है। अकाउंट पेबल, हाँ 16,000 देना था अब कितना देना है तुम्हें, 18,000 देना है, तो 2,000 और लिए होगे तुम, तो 2,000 प्लस कर लो,
क्या हो रहा है ये? इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल। ठीक है, 2,000। फिर उसके बाद क्या हुआ? वेजेस पेएबल 7,000 देना था, अब कितना देना है तुम्हें? 4,000। यानी 3,000 तुमने पे कर दिया होगा, तो आउटफ्लो हो जा रहा है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल। अरे डिक्रीज इन, सॉरी, डिक्रीज इन वेजेस पेएबल। ठीक है। बस, सिंपल। टैक्स तो माइनस करना नहीं है। नहीं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 16,000 था। 16,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000 माइनस 3,000 प्लस 2,000 माइनस 3,000। सही है ना? 21,500। 16,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 27,500। 27,500 आ रहा है यार, कुछ गलती किया क्या मैंने? 16,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000 माइनस 3,000 प्लस 2,000 माइनस 3,000। 16,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000 माइनस 3,000 प्लस 2,000 माइनस 3,000। अच्छा, सही तो है 21,500। कैसे जोड़ रहा हूँ मैं? ठीक है। अब आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा, आज देख लेते हैं। पीपी, सबसे पहले पीपी। पीपी है ना, 270 से कितना हो गया? 316 हो गया। तो अब ये तो, अब देखो ये ग्रॉस ब्लॉक है पूरा। ये पूरा डिप्रिसिएशन अलग चल रहा है। तभी तो उसमें 15,000 रुपया डिप्रिसिएशन, इसमें का जो फर्क था वो केवल 15,000 का फर्क था। है ना? ये पूरा ग्रॉस अलग चलता है। तो अब 270 से 316 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? तुमने खरीदा होगा, तभी तो। यानी कितने का फर्क हो गया? 3,16,000 माइनस 2,70,000। कितना? 46,000 रुपए का तुमने और खरीदा होगा ना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा सर। परचेज ऑफ असेट्स, कितने का? 46,000 रुपये, तो ये हो जाएगा माइनस में। हो जाएगा। हम्म। ओके सर। फिर अकाउंट पेबल नहीं, ये नहीं, डिवेंचर। डिवेंचर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इक्विटी शेयर ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बस खत्म। और कुछ नहीं। और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। पीपी है बस। ठीक है, ये हाँ, बस इतना ही जाएगा, ये खत्म। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या जाएगा? सबसे पहले तो डिविडेंड। डिविडेंड बार बार मुझे दिख रहा है। डिविडेंड कितना है? 2,500 माइनस। डिविडेंड पे हो रहा है। फिर उसके बाद हम्म अच्छा, 46,000 ये लिखा भी हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? डिवेंचर। 1,60,000 से 1,73,000 हो गया, कितने का डिफरेंस हुआ? 13,000 का। अब तुम मुझे एक बार बताओ, तुम्हारा डिवेंचर था, तुम्हें लोन कितने, तुम्हें पैसा कितना देना था? 1,60। अब तुम्हें कितना देना है? 1,73। यानी इसका मतलब और तुमने डिवेंचर से पैसा लिया होगा कितना? 13,000। 13,000 तुमने लिया ना, प्लस में इंक्रीज इन डिवेंचर, न्यू इश्यू किया होगा, और क्या। उसी तरह शेयर कैपिटल में भी किया है क्या? 84,000 से 88,000 हो गया, इसका मतलब तुमने 4,000 का शेयर भी इशू किया है। न्यू शेयर। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हो गया सर? 13 और 4 हो गया, ये 17 माइनस 2,500, 14,500 हो गया। सर ये ए, ये बी और ये सी। सर नेट कैश फ्लो अगर मैं देखूं कितना आएगा सर? ए प्लस बी प्लस सी। तो सर 14,500 प्लस 21,500 माइनस 46,000। ओ माय गॉड, 10,000 रुपये माइनस में आ रहा है ये मेरा। ठीक है, ओपनिंग कैश कितना है हमारा? 14,000। सही है। क्लोजिंग 4,000, आंसर मेरा सही आ रहा है। ओपनिंग कैश हमारा 14,000 था पॉजिटिव में, ये माइनस कर लो तो हमारा क्लोजिंग कैश आ गया कितना? 4,000। ठीक है, समझ में आया? देखो यही था बस,
ये तो तुम खुद ही कर सकते थे, तुम खुद देखो ना। देखो आंसर फिर भी अलग आ सकता है, इसीलिए ध्यान से देखो आंसर। कहाँ गया भाई? 46,000, 21,500 और 14,500। डायरेक्ट मेथड में होमवर्क दे दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? डायरेक्ट मेथड में क्या करोगे, बस तुम एक्सपेंसेस अकाउंट, वो एक्सपेंसेस अकाउंट बनाओगे, है ना, फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाओगे, ठीक है, ये सब बनाओगे अकाउंट। देखो जैसे बनाया है ना, ये ना, ये सब अकाउंट बनाया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। जैसे देखो मैं तुम्हें ना एक अकाउंट बना के दे रहा, प्रीपेड इंश्योरेंस का एक अकाउंट बना के दे रहा हूँ। अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना देता हूँ एक, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी। प्रीपेड का कितना है? 7,000 है, और ये कितना है? 5,000 है ना? अब इसके बाद, ठीक है, अब तुम्हें कैश में पे होगा, ठीक है? तो बाई पीनल यहाँ लिख लो, कितना पीनल कितना है भाई? प्रीपेड इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कितना है? 11,000। तो यानी प्रीपेड इंश्योरेंस कितना पे हुआ होगा टू कैश बैलेंसिंग फिगर, हुआ होगा ना? 11 5 ये हो गया 16,000 टोटल, 16,000। तो यानी ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 11,000 रुपया। तो देखो यही यहाँ पे ये वो लिखा हुआ है, कितना? 9,000 रुपया। क्या गलती कर दिया हम लोगों ने? 9,000 रुपया, कुछ तो गड़बड़ किया है हम लोगों ने। सही नहीं लिया क्या हम लोगों ने? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 11,000। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? अब एक 9,000 ही तो आएगा। 9 7 16 तो होता है, सॉरी सर, माई मिस्टेक। तो प्रीपेड कितना पे किया आपने? 9,000। उसी तरह अगर मैं वो बना लूँ, कौन सा, एक आपका एक और अकाउंट था ना, वेजेस पेबल। अगर मैं वेजेस पेबल भी बना लेता हूँ, आ जाओ वो भी देख लेते हैं। वेजेस पेबल, बस ये आन के चलना, एक्सपेंसेस टू कैश ही होगा, ठीक है? बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीटी, ठीक है? एक्सपेंसेस कितना था पेबल? वेजेस पेबल था ना 7,000 4,000। तो ये लिख लो 7,000, ये लिख लो 4,000, और यहाँ पे लिख लो बाई पी एन एल। वेजेस कितना है? 50,000। तो ये हो जाएगा 57,000 टोटल। यहाँ भी 57,000 टोटल, टू कैश बैलेंसिंग फिगर कितना? 53,000। ठीक है, तो 53,000 हो जाएगा। तो रुपये यहाँ पे कितना है? 53,000 है, बस। कैश सेल और कैश परचेज ये तो तुम निकाल ही लोगे यार। अब ये भी नहीं निकाल पाओगे क्या? तुम मेरा दिमाग खराब करके रख रहे हो यार। लो वो भी बना दे रहा हूँ, डेटर अकाउंट। इसके बाद नहीं बनाऊंगा, बता दे रहा हूँ मैं। टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी, टू सेल्स, बाई कैश बैलेंसिंग फिगर। डेटर कितना था? वही जो भी कराया है यार, 32,500 और 25,000। 32,500 25,000, तो ये लिख लो 32,500, ये लिख लो 25,000। सेल कितना है? सेल था आपका 2 लाख। तो ये हो जाएगा 2,32,500 टोटल हो गया। 2,32,500, इसमें से 25,000 माइनस कर लो तो माइनस, तो 2,07,500। ये आपका हो गया कैश सेल्स, ठीक है भाई? ठीक है, ये आपका हो गया। चलो परचेज में निकाल देता हूँ। अब परचेज, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके बैठा हूँ, और तुम लोग मुझसे इतना चुन्नू सा क्वेश्चन करवा रहे हो। कहाँ है भाई? 1,23,000। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 34,000 37,000। तो 34,000 प्लस परचेज माइनस 37,000। तो परचेज इज इक्वल टू
1,23,000 प्लस 37,000 माइनस 34,000। ये परचेज आ जाएगा आपका कितना? 1,23,000 प्लस 37,000 माइनस 34,000, तो 1,26,000 रुपये आ गया परचेज आपका। ठीक है, अगर फिर आप क्रेडिटर अकाउंट बना लो, क्रेडिटर अकाउंट अगर आप बनाओगे तो बाई बैलेंस बीडी ले लो। टू बैलेंस सीडी बाई परचेजेस कितना आया हमारा? 1,26,000। क्रेडिटर का अकाउंट कितना था? पेबल का अकाउंट, अकाउंट्स पेबल 16,000 18,000, 16,000। अब समझ में आया ये सब क्यों जरूरी है, डेबिट क्रेडिट। हाँ, 18,000। टू कैश बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 16,000 और 26,000, 1,42,000 ये हो गया टोटल। टोटल माइनस 18,000 कर लो, 1,24,000। ठीक है, देखो 1,24,000 यहाँ से ले लो, 2,7,500 यहाँ से ले लो, 53,000 यहाँ से ले लो, 9,000 यहाँ से ले लो, और बस टैक्स पेड ले लो। टैक्स था कि नहीं था? नहीं था, बस यही चार इन्फॉर्मेशन से तुम्हारा डायरेक्ट इक्विटी आ जाएगा। देखो, 2,07,500 लिया है, 1,24,000 लिया है, 9,000 लिया, 53,000 आ गया, 21,500। सिंपल। समझा बच्चा कि नहीं समझा? और इसको नोट कर लो पहले तुम लोग। होल्ड करो और नोट करो, ठीक है। हाँ।